हाँ जी, वेरी 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 गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? काफी टाइम के बाद हम आज क्लास लाइव कंडक्ट कर रहे हैं। एक जो रिकॉर्डेड क्लासेस डलना था शेड्यूल के अकॉर्डिंग, वो डल चुका है। अब हमारा है लाइव क्लास। अब टोटली लाइव क्लास होगी। तो चलिए आइए। आज का टॉपिक हमारा है यूनिट 2 का। हमारा एक चैप्टर तो चल ही रहा है फाइनल अकाउंट, उसी का एक पार्ट और आता है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तीसरा आता है रेशो। ठीक है ना? तो अगर मैं तो आज हम करेंगे सर कौन सा चैप्टर? दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब एक क्वेश्चन रेस होगा, पहले मैं बता दूं कि बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमने तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 12th में किया है, वही है या उससे थोड़ा अलग है? तो मैं आपको बता दूं, 12th स्टैंडर्ड पे कैश फ्लो स्टेटमेंट किया था, है तो बेस वही, लेकिन वहां पे सिर्फ 3 ही एडजस्टमेंट थे जो एग्जाम में पूछे जाते थे। एक, अगर आपको थोड़ा याद है तो प्रोविजन फॉर टैक्स का, और दूसरा एक इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर का, और एक आपका प्रपोज डिविडेंड का। ये 3 ही टॉपिक एडजस्टमेंट थे जो पूछे जाते थे। इसके अलावा और एक और भी था, कौन सा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला। ये 3-4 एडजस्टमेंट थे। बट आपके ग्रेजुएशन लेवल पे वो 3 एडजस्टमेंट ही काफी नहीं है, उसके अलावा बहुत कुछ बहुत इन डिटेल में भी है। तो आप ये मत सोचिएगा कि 12th के लेवल पे, हाँ, और यहां पे काम करने का थोड़ा सा, अकाउंटिंग करने का तरीका भी मैं थोड़ा चेंज करूंगा आपके लिए। ठीक है ना? तो आइए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को फटाफट से स्टार्ट किया जाए। और चैप्टर का नाम क्या है हमारा सर? दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे इसमें। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट के 2 मेथड्स होते हैं। सर 2 मेथड्स होते हैं। सर 2 मेथड कौन कौन से होते हैं? वन इज डायरेक्ट मेथड, अनदर इज इनडायरेक्ट मेथड। हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वो डायरेक्ट मेथड नहीं है, और ये इतना पॉपुलर भी नहीं है। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हमारे सिलेबस का पार्ट है इनडायरेक्ट मेथड। तो जब भी मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरे जर्नी में लेके चलूंगा तो मैं इनडायरेक्ट मेथड के ही बारे में बात करूंगा। आइए सर। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट CFS कि अगर हम बात करें तो इसको सीखने के लिए बेसिक, और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको तो पता होगा बेसिक चीजें, जो नॉन कॉमर्स वाला उनको नहीं पता होगा, तो मैं बिल्कुल जीरो से करा रहा हूं। अगर आप भूल भी गए हो तो बिल्कुल याद आएगा आपको। यहां पे अगर बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमें 3 एक्टिविटी में बांट दिया गया है इसको। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक इसका है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और लास्ट वन इज फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अब आगे थ्रू आउट द चैप्टर OA के नाम से बोलूंगा, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को IA के नाम से बोलूंगा, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को FA के नाम से बोलूंगा थ्रू आउट द चैप्टर। ठीक है? आइए सर। सर व्हाट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट? जनरली होता क्या है, जनरली देखा जाए तो
तो हम अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का, पीयूष गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जनरली देखा जाए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने क्या देखा है और हमने क्या पाया है और क्यों बना। सर ये चैप्टर क्यों सिखाया जा रहा है, ये वाई, क्यों पढ़ा रहे हो सर ये चैप्टर हमें, और हम सीख क्यों रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है किसी काम को करने के लिए। जनरली होता क्या था कि जो हमारा ऑनर है ना, और जो हम हैं अकाउंटेंट, ऑनर के दिमाग में एक ही बात चलती है कि जितना नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू उतना पैसा मेरे पास, उतना कैश होगा। यानी अगर 2000 रुपए मैंने कमाए हैं, नेट प्रॉफिट अगर मेरा 2000 है तो मेरे पास 2000 होंगे। अगर मैंने 3000 कमाए हैं तो मेरे पास 3000 होंगे। अगर मैंने 5000 कमाए हैं तो मेरे पास 5000 होंगे। ये ऑनर का थॉट होता है, और यहां से स्टार्ट होता है कंफ्यूजन। मैं आपके सामने एक पी एंड एल बनाता हूं, मैं आपके सामने एक पी एंड एल बनाता हूं। एक अकाउंटेंट ने पी एंड एल बनाया, अकाउंटेंट ने पी एंड एल बनाया, ये है पी एंड एल। बाय साइड में जीपी मान लेते हैं, लेट सपोज 10,000। यहां पे मैंने लिखा सैलरी सपोज 1000। यहां पे लिखा मैंने डेप्रीशिएशन सपोज 200 रुपए। यहां पे लिखा मैंने स्टेशनरी सपोज 500 रुपए। फाइनली मैंने निकाला नेट प्रॉफिट 1000 और 1000 और 2 नेट प्रॉफिट। कौन बताएगा नेट प्रॉफिट क्या है? जल्दी जवाब दो, नेट प्रॉफिट क्या होगा बताओ, कौन बताएगा नेट प्रॉफिट क्या है? तो बहुत सिंपल है ना नेट प्रॉफिट निकालना। तो 10,000 में से माइनस कर देंगे हम 1700, तो नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा हमारा 8300। क्या आ गया हमारा नेट प्रॉफिट 8300। जितने बच्चे लाइव है कमेंट में जरूर रिप्लाई करें, तो आपको मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। एक बार डोर क्लोज कर देना, वो लगा दो अपनी, बाहर आंधी तूफान बारिश सारी चीजें आ गई आज। इस साइड में जहां पे मैं ले रहा हूं क्लास, यहां पे है आंधी भी है, तूफान भी है और बारिश भी है। 8300, वेरी गुड सर। अब मालिक है, ये ऑनर सोचता है मेरे पास 8300 होंगे। लेकिन जब इस मालिक ने कैश कैलकुलेट किया तो जानते हो कितना है? मालिक ने जब कैश कैलकुलेट करा तो पता है कितना है? 8500। यहीं से मालिक का दिमाग खराब होता है, यहीं से मालिक का दिमाग खराब हो जाता है कि यार प्रॉफिट मेरा 8300 और कैश मेरा 8500। अब आपका भी सोचोगे सर कैसे 8500? देखिए, हमने 1000 रुपए हमारे पास है, 1000 रुपए हमारे पास थे ग्रॉस प्रॉफिट के, जिसमें से मैंने सैलरी दिए होंगे 1000 रुपए, तो बच्चे कितने? 9000। डेप्रीशिएशन एक ऐसा आइटम है जिसके अंदर मुझे किसी को पैसे नहीं देने होते, नॉन कैश आइटम है। अब मैंने बताया कि मेरे एसेट्स पे 10% का डेप्रीशिएशन, 1000 रुपए का या 200 का डेप्रीशिएशन लगा, तो क्या मैं किसी को पैसे दे के आऊंगा? तो जवाब सर डेप्रीशिएशन में तो नहीं दे के आएंगे। तो सेम देखा जाए तो ये तो हमारा पैसा गया ही नहीं। तो 10,000 में से 1000 गए, बचे 9000 और 500 स्टेशनरी का इसका भी दूंगा, तो बचे 8500। तो मेरे पास जो कैश नजर आ रहा है वो कितना है मेरे भाई? वो तो है मेरे भाई 8500 रुपए। लेकिन मेरा जो नेट प्रॉफिट रियल है वो कितना है हमारा? 8300। अब मालिक का हो जाता है दिमाग खराब
कि भाई इतना डिफरेंस क्यों और ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा। अकाउंटेंट को तो पता है, ये इस अकाउंटेंट को पता है भैया, इसने तो 12वीं क्लास में कैश फ्लो कर लिया है और बीकॉम में भी पढ़ा हुआ है। ये तो बोला सर ये कॉमन चीज है, मैं कैसे समझाऊं, ये तो है। फिर इस अकाउंटेंट और ऑनर के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रहा, तब हमारे आईसीआई भाई साहब आए और आईसीआई ने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हम लिखने जा रहे हैं और जिसके अंदर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में लिखेंगे और ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं तुम दोनों के थॉट्स में, वो एक स्टेटमेंट में करके कंप्लीट करके ऑनर को और सर्व करो, जिससे ऑनर अपना खुद मैच कर लेगा, जिससे कि उसे पता चल जाए कि ये डिफरेंस क्यों है। तो दैट्स वाई हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले आप जाओगे ना, जैसे अगर मैं बात करूं 1980 में 1990 में, उस टाइम पे कैश फ्लो स्टेटमेंट था ही नहीं। अब आया है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर देखा जाए तो हमें क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ऑनर के पास जो कैश है और जो उसका नेट प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट इसमें डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को दूर करने के लिए एक हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। मतलब कैश का हमारा फ्लो क्या है, कितना हमारा इनफ्लो हो रहा है और कितना हमारा आउटफ्लो हो रहा है, ये हमें समझाना पड़ेगा अपने ऑनर को, अपने मालिक को, और इसको एक एज एन स्टेटमेंट के फॉर्मेट में बनाना है। स्टेटमेंट के फॉर्मेट में बनाना है। देखो, जब एक बात बहुत सिंपल सी मैं बताऊं आपको, जब हम स्टार्ट करते हैं ना कोई चीज, अगर आप एक बार किसी का नोट्स बनाओगे तो थोड़े इतने बेहतर नहीं बनेंगे, जब दोबारा आप नोट्स बनाओगे तो और बेटर बनेंगे, जब और बनाओगे तो और। जैसे मैं पहले फर्स्ट टाइम पढ़ाया मैंने तो इतना शायद अच्छा नहीं पढ़ाया, फिर दूसरी बार पढ़ाया तो थोड़ा अच्छा। अब जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है, हर बार मेरा जो आउटपुट है वो बेटर निकल के आता है। तो ऐसा ही जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बना था तो डायरेक्ट मेथड चल रहा था, बट वो इतना सक्सेस नहीं लगा तो इनडायरेक्ट मेथड आ गया। इनडायरेक्ट मेथड जब आया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बना रहे थे, लेकिन इसको भी बोला गया कि बड़े डिटेल में बनाएंगे। जब इतने डिटेल में हम सोचने लगे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, तो इसका मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सोर्सेस क्या होगा। मैं अगर आपको बताऊं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सोर्सेस क्या होगा, कहां से बनाओगे, तो इसके लिए जो सोर्सेस है, दो ही सोर्सेस हैं इसके सोर्सेस। एक तो आप इसके लिए पी एंड एल और एक आप इसके लिए बैलेंस शीट रखोगे। एक रखोगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, और एक क्या लोगे, बैलेंस शीट। इसी की हेल्प से बनाओगे आप। सर पी एंड एल के अंदर कुछ जानकारी मैं दे देता हूं। पीएनएल के अंदर की कुछ जानकारी दे देता हूं। और ये हो गया बैलेंस शीट। पीएनएल में जैसे कि मैंने बाय साइड में लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, सैलरी 10,000, इसके बाद मैंने लिखा रेंट 2,000, इंटरेस्ट 1,000, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 500, डिप्रिशिएशन 500, यहां अगर नेट प्रॉफिट दैट इज 50,000 और बाय डिविडेंड या रेंट रिसीव 1,000, तो ये आ गया हमारा 51,000 एंड 51,000। तो नेट प्रॉफिट बताओ क्या आएगा, 51 में हम 10 माइनस कर देंगे और 40 और 2 1 3,
3,000 और माइनस कर दो, तो 40 और 3 तो 37,000, ये नेट प्रॉफिट हो गया। बैलेंस शीट में आपका होगा मशीनरी, मान लेते हैं 50,000, कैश 10,000, स्टॉक 5,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000, डिबेंचर 10,000, और फिर क्रेडिटर 10,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मैं ऐसे डिटेल जो मन में आ रहा है लिख रहा हूं, ऐसा कोई बना हुआ नहीं है, मुझे तो समझाना है चीजें को। तो ये 50, 60, 65,000, तो ये कितने हो जाएंगे 15,000, ये ये है बैलेंस शीट। अब जब हम डिटेल में पढ़ने लगे इसको, तो बोला गया कि भाई इसके अंदर हम सेपरेट सोचेंगे क्या क्या चीजें होगा। तो व्यापार को चलाने के लिए जो बिजनेस चलता है, तो हम उसको बोलते हैं ऑपरेट करना। क्या कहते हैं उसको हम? ऑपरेट करना। तो बिजनेस चलाने के लिए बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है। बिजनेस की सारी जो जानकारी डे टू डे वर्क और मिनटों वाली वर्क होता है, वो P&L में होता है। तो बोला गया भैया तुम्हें अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक तो तुम्हें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है, तो यहां से ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनेगा। और साथ के साथ डेली यूज होने वाली चीज में बैलेंस शीट में भी कुछ ऐसे आइटम हैं जो कि डेली यूज होता है, जैसे ये वाले आइटम, दैट इज करंट लायबिलिटी, और एक ये आइटम दैट इज करंट एसेट्स। मैं इसके ऊपर स्टार लगा देता हूं। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि ये डेली यूज वाली चीजें हैं। तो जब भी हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे, तो उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस की जरूरत पड़ेगा, और बैलेंस शीट में से दो आइटम की जरूरत पड़ेगी, दैट इज हमारा करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। दूसरा पार्ट बोला गया, एक और एक्टिविटी होगा इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब है इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टिंग का क्या मतलब है हमारा? इन्वेस्टमेंट करना। तो अगर मैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा फिक्स एसेट्स या होता है। तो बोला इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमें अपने सारे के सारे फिक्स एसेट्स देखने होंगे। तो भाई अब तीसरा क्या बचा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बोला गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए आपको ये देखना होगा। यानी अगर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है, तो किसको देखना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस को। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है, तो किसको देखना पड़ेगा? फिक्स एसेट्स को। और अगर आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाना है, तो आपको किसको देखना पड़ेगा? इक्विटी शेयर डिबेंचर। क्योंकि फाइनेंसिंग का मतलब होता है लोन लेना, पैसे को अरेंज करना, फाइनेंस करना। तो वो हमारा शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरोइंग से ही रिलेटेड होता है। क्योंकि अभी तो आपने इससे पहले फाइनल अकाउंट किया है, तो कुछ ऐसे मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं। तो भाई साथ के साथ और डिटेलिंग में गए, ये जब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट लिख रहे थे AS3 में, तो फिर और डिटेल में और रिवाइज है ये AS3, पहले जो आया था उसको फिर दोबारा रिवाइज किया गया। तो और डिटेल क्या लिख रहे थे कि मेरे भाई ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है? शेयर कैपिटल, डिबेंचर, हमने लोन लिया है, तो इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे, इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे, इससे रिलेटेड वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा, भले ही वो P&L में आ रहा हो। इन्वेस्टिंग, कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे तो पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट करूं और हमें ज्यादा पैसे मिले, FD कर दिया, कोई मकान खरीद लिया। पर्पस क्या होता है? इनकम जनरेट हो। तो इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो भी रिलेटेड इनकम होंगे, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही माना जाएगा। यानी अगर प्रॉफिट एंड लॉस में कोई ऐसा खर्चा दिख रहा है जो कि कनेक्टेड किससे है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं माना जाएगा, वो किसका पार्ट माना जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। और अगर कोई इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में दिख रहा है जो कि कनेक्टेड है हमारा किससे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, तो उस सिचुएशन में वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं माना जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। सर बैंक चार्ज किसमें होगा? बैंक चार्ज तो सिर्फ बैंक बोल रहे हो, तो अभी हम लिखेंगे, पूरा फॉर्मेट ही देखेंगे। इसका मतलब सर
अगर मैं सैलरी बोलूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट, अगर मैं वेजेस बोलूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, परचेज सेल्स ऑपरेटिंग, स्टेशनरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट, साथ के साथ में अगर स्टेशनरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैरिज इनवर्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, कैरिज आउटवर्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेल्स रिटर्न ऑपरेटिंग एक्टिविटी, परचेज रिटर्न ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एवरीथिंग जो पी&एल में आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन आप बताओ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब आप मुझे थोड़ा सा, मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगा। इंटरेस्ट हमने ये पेड किया होगा ना, और इंटरेस्ट जो मैंने ये पेड किया है, तो आप ध्यान दो, ये इंटरेस्ट पेड किया होगा मैंने इस डिबेंचर के ऊपर, इंटरेस्ट जो पेड किया होगा डिबेंचर का। तो जो ये इंटरेस्ट का खर्चा है, भले ही पी&एल में दिख रहा है, लेकिन ये सीधा सीधा रिलेट किससे कर रहा है, हमारा डिबेंचर से। और डिबेंचर कौन सा एक्टिविटी का पार्ट है, हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। दैट्स वाई ये इंटरेस्ट जो है, अगर पूछा जाए आपसे, तो आप बोलोगे इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बनाते टाइम पे हम इसको एडलेस करके एडजस्टमेंट करेंगे। सेम अगर मैं बोलूं रेंट रिसीव, तो रेंट रिसीव मैंने कहीं पैसा लगाया होगा तो मुझे इनकम जनरेट हुआ है भाई। तो रेंट रिसीव देखो तो सीधा सीधा कनेक्टेड इससे है, मशीनरी से हो सकता है, बिल्डिंग से हो सकता है, यानी फिक्स एसेट से है सीधा। तो इसका मतलब अगर रेंट रिसीव यहां पे है, वैसे तो रेंट होता सिर्फ, जो कि मैंने यहां लिखा भी है, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन जो रेंट रिसीव है वो सीधा सीधा कनेक्टेड फिक्स एसेट से है। तो इसलिए इसको अब मैं कौन सी एक्टिविटी का मानूंगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट मानूंगा। सेम यहां पे एक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, आया तो पी&एल में है, तो इसका मतलब ये रिलेट तो इससे कर रहा है भाई, तो इसका मतलब ये किसका पार्ट माना जाएगा, इन्वेस्टिंग। यानी सर सारा का सारा पी&एल नहीं लेना है, सारा का सारा पी&एल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। अगर पी&एल के अंदर कोई ऐसा खर्चा है जो कि रिलेट करता है फाइनेंस से, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पार्ट माना जाएगा। कोई ऐसा इनकम है जो कि रिलेट करता है हमारा आपका इन्वेस्टिंग से, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। बाकी सारे जो बच गए सभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट माने जाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ठीक है, अब मैं कुछ आइटम आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा अगर समझ गए हो तो। मैंने पूछा कमीशन रिसीव, कमीशन मुझे मिला है, कमीशन रिसीव बताओ किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। कमीशन रिसीव बताइए, कमीशन रिसीव। जो बच्चे लाइव है बताएं कमीशन रिसीव किसका पार्ट है। पीयूष ने कहा इन्वेस्टिंग का। साहब कमीशन रिसीव यहां आएगा, और कमीशन रिसीव या फिर डिस्काउंट रिसीव नॉर्मल ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट होता है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। क्योंकि कमीशन हमें कोई इन्वेस्टमेंट पे थोड़ी मिल रहा है, कमीशन मुझे बिल्डिंग को मैंने खरीदा इसलिए थोड़ी मिल रहा है, कोई फिक्स एसेट से रिलेटेड उससे जनरेट थोड़ी ना हो रहा है। तो दैट्स वाई किसका पार्ट माना जाएगा सर, ये पार्ट माना जाएगा ऑपरेटिंग का। तो ये बिजनेस पर माना जाएगा, हाँ वो तो बिजनेस का इनकम है, तो ऑपरेटिंग का पार्ट है। टाइप के ऊपर किस टाइप का बिजनेस नहीं, वो हम बाद में देखेंगे। हाँ मैं था क्वेश्चन पूछने पे, चलो अब मैं और क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने मान लो मैंने कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड है, किसका पार्ट होगा, कैरिज आउटवर्ड किसका पार्ट होगा, बताइए जल्दी जल्दी। आप सभी बच्चों को बताना पड़ेगा कि कैरिज आउटवर्ड किसका पार्ट होगा, बताइए। ऑपरेटिंग सर, ऑपरेटिंग बिल्कुल सही। अच्छा एक टफ क्वेश्चन पूछता हूं, बेड डेट्स किसका पार्ट होगा, बेड डेट्स, बेड डेट्स किसका पार्ट होगा बताइए। बताइए बेड डेट्स किसका पार्ट होगा। सर ऑपरेटिंग का ही होगा, क्योंकि खर्चा है वो बिजनेस से ही रिलेटेड है, वो हमारा किसी फाइनेंस वाइनेंस से तो थोड़ी ना रिलेटेड है। अच्छा मुझे बताइए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मैंने बोला जितने भी करंट लाइबिलिटी हैं सभी के सभी ऑपरेटिंग के पार्ट होंगे, जितने भी करंट एसेट्स होते हैं वो सभी ऑपरेटिंग के पार्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट, मैंने थोड़े से पार्ट यहां पे एक्सेप्ट करा हुआ है, जैसे कैश और स्टॉक को छोड़ करके थोड़ा सा। तो जितने करंट एसेट्स हैं
और करंट लायबिलिटी है, सभी के सभी किसके हिस्से माने जाएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा माना जाएगा। तो आइए सर, मैंने आपको लिखवाया भी यहां पे कि हम 3 एक्टिविटी के अंदर डील करेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग को ओए बोलूंगा, इसको आईए बोल दूंगा, इसको एफए बोल दूंगा। इसका मतलब सर, जो चीजें पीएनएल के रास्ते होते हुए जाएगी, जो चीजें पीएनएल के रास्ते होते हुए जाएगी, वो सारा का सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाएगा। लेकिन अगर वो रिलेट करता है एक्सपेंस है, फाइनेंस से रिलेट करता है तो फाइनेंसिंग बोल देना। अगर वो रिलेट करता है हमारा किससे, हमारा रिलेट इन्वेस्टिंग से करता है और इनकम है तो उसे इन्वेस्टिंग का दे देंगे। और बैलेंस शीट के अंदर जितने भी हमारे फाइनेंस वाले पार्ट हैं, शेयर इक्विटी, शेयर कैपिटल और डिबेंचर, ये तो फाइनेंसिंग का पार्ट माना जाएगा। सारे के सारे फिक्स एसेट्स इन्वेस्टिंग का, और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी किसका पार्ट माना जाएगा? हमारा, ये माना जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है, जब वो करते हैं ना तो उनको पता ही नहीं चलता ये किसका पार्ट है। चलो मैं और पूछता हूं, प्रेफरेंस शेयर बताओ किसका पार्ट होगा? प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर बताओ किसका पार्ट होगा? प्रेफरेंस शेयर बताइए, प्रेफरेंस शेयर किसका पार्ट होगा? बिल्कुल फाइनेंसिंग का। अच्छा, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर बताइए, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देंगे हम, फाइनेंसिंग का ही होगा ये भी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर है, उससे रिलेटेड ही तो खर्चा हुआ। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर इशू किया, उस पर सिक्योरिटी प्रीमियम ले लिया, ये किसका पार्ट होगा? सर इट इज ऑल्सो शेयर इशू, उस पर प्रीमियम। शेयर किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का, तो उसका प्रीमियम भी किसका पार्ट मानोगे? फाइनेंसिंग का पार्ट मानोगे। ये क्लियर हो गया आपको? चलिए आइए, आपके 10 ईयर्स भी मैं बीच में बता दूं कि अभी 6 सेमेस्टर का 10 ईयर आ गया है। आपका 10 ईयर ऑल्दो मैंने पूरा रेडी कर दिया है, मेरे पास तो अभी आ चुका है, ये सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में मैंने चेक कर लिया है। बड़ी सारी चीजें मैंने हटा दिया है इसमें से, पहले था और मैंने बड़ी सारी चीजें हटा दी है उसमें से, तो मैंने तो बना दिया है। अब 1-2 दिन के अंदर वो अवेलेबल हो जाएगा इजीली। कहाँ गया भाई? मनु ने भेजा था, मनु मनु मनु, ये देखिए, प्रोग्राम और ऑनर्स का दोनों का आपको दिखेगा तो नहीं। ये 10 ईयर बना दिए हैं, टोटल 228 पेजेस का बना है हमारा ये 10 ईयर, टोटल 228 पेजेस का है 10 ईयर, ध्यान रखना। सेमेस्टर 1 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। आइए सर, अगर हम और ज्यादा डिटेल में देखें एक्टिविटी का, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने 3 पार्ट में बांटा है। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और नंबर 3 फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करूं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करने के लिए मैंने बोला 2 बातों का ध्यान रखना है, हालांकि 3 पॉइंट्स हो गए एक तरीके से देखो तो। सर क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने के लिए? सबसे पहले एक आपको याद रखना है प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी जानकारी लोगे। दूसरा आप इंफॉर्मेशन लोगे करंट एसेट्स का, मैं पूरा ही लिख देता हूं, करंट एसेट्स।
करंट एसेट। तीसरी जानकारी लोगे आप करंट लायबिलिटी का, करंट लायबिलिटी का। ये तीन इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करने के लिए चाहिए होगा और यहीं से होगा। सर हम क्या करते हैं नॉर्मली कि हम ऑनर को समझाते हैं ना, जब हम ऑनर को समझाते हैं, क्योंकि हमारा ऑनर कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग था यहां, तो मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा ना जब कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो मैं ऑनर को समझाऊंगा, देख भाई नेट प्रॉफिट तो 83 आ रहा है और तेरा प्लस कर देता हूं, ले डेप्रीशिएशन इसमें पैसा नहीं गया होगा तेरा, तो तेरे पास ही होगा, तो 2000 मैं प्लस कर दूंगा, तो देख 85 ही तेरे पास पैसा पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या करा, अपने नेट प्रॉफिट में ही अगर मैं डेप्रीशिएशन को ऐड कर दूं, जो पुराना एग्जांपल था, तो हम दोबारा से उसके मालिक के पास जो पैसा है उससे हमने मैच करके दिखा दिया। तो अल्टीमेटली हम नेट प्रॉफिट के अंदर चीजों को ऐड लेस करके ऑनर को समझाते हैं कि क्यों डिफरेंसेस आ रहा है। तो हम जो आएंगे यहां पे, तो एक पीएनएल में से हमें क्या करना होगा, पीएनएल के अंदर हमें नेट प्रॉफिट में जो पीएनएल का नेट प्रॉफिट है, और वो भी कौन से वाला, वो भी होगा सर आफ्टर वाला। पीएनएल का कौन से वाला, दो तरीके का प्रॉफिट होता है, एक आफ्टर और एक बिफोर पीएनएल के नेट प्रॉफिट में। कुछ चीजें हम ऐड कर देते हैं, कुछ चीजों को हम ऐड कर देते हैं। सर क्या ऐड कर देते हैं हम प्लस करते हैं, प्लस नॉन कैश। जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे तो जब पीएनएल लिखेंगे तो पीएनएल को लिखते टाइम पे हम नॉन कैश आइटम को ऐड कर देंगे। सर नॉन कैश आइटम कौन सा होता है, नंबर 1 डेप्रीशिएशन को ऐड कर देंगे, नंबर 2 इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, जीआर लिख रहा हूं, ठीक है, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व को ऐड कर देंगे, नंबर 3 बेड डेट्स को ऐड कर देंगे, नंबर 4 गुडविल रिटर्न ऑफ को ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें पैसे नहीं जा रहे हैं, ये वो आइटम है जिसमें पैसे ही नहीं जाएंगे, मैं भी एग्जांपल भी दूंगा, रिटर्न ऑफ। नंबर 5 प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, नंबर 6 प्रोविजन फॉर टैक्स। ये सारे के सारे वो आइटम हैं जिसमें हमारा अभी फिलहाल पैसे नहीं जा रहा है, इसको मैं नॉन कैश आइटम के कैटेगरी में रखूंगा। इन सभी को हम ऐड करते जाएंगे। जब हम बनाएंगे ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो उसके अंदर जब हम पीएनएल को लेंगे, तो पीएनएल के अंदर अगर ये इनमें से कोई भी जानकारी हमें देखने को मिलेगा, तो हम उस नेट प्रॉफिट में ऐड करके उसको हम करेक्ट करेंगे, उस नेट प्रॉफिट में ऐड करके उसको करेक्ट करेंगे। इसके बाद देखा जाए तो हमारा कुछ और आइटम हम प्लस करते हैं। सर कौन से आइटम आप प्लस करोगे, वो रिलेट करेगा अगर हमारा रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। अगर कोई भी ऐसा खर्चा वो रिलेटेड हुआ, क्योंकि वो ऑलवेज क्या होगा, वो ऑलवेज होगा एक्सपेंस, वो एक्सपेंस ही होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे ही नेट प्रॉफिट लेंगे उसमें फटाक से ऐड कर देंगे। सर कैसे, क्या क्या हो सकता है, एग्जांपल ले लो आप, जैसे इंटरेस्ट पेड वाला, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसे आपका डिविडेंड, जैसे और क्या हो सकता है हमारा फाइनेंस से रिलेटेड डिस्काउंट ऑन इशू। ये सारे वो आइटम है जो कि सीधा डायरेक्ट रिलेटेड है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, तो हम क्या करते हैं, इसको एज अ एडजस्टमेंट के तरीके से मानते हैं। नेट प्रॉफिट के अंदर तो इसको जाके ऐड करेंगे स्टेटमेंट में, बट इसको फाइनेंसिंग में जाके हम माइनस कर देंगे, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्टार लगा दिया। जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूं इसके दूसरी जगह माइनस भी होना है। समझ रहे बात आप। सर तीसरा
आप माइनस कर दो। सर इसी नेट प्रॉफिट में, हां भाई इसी नेट प्रॉफिट में कोई भी इनकम हो वो रिलेटेड होगा टू किससे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। उसे क्या करेंगे हम? वेरी सिंपल, माइनस कर देंगे अपने स्टेटमेंट। एग्जाम्पल बताओ सर, कोई से इनकम, जैसे रेंट रिसीव, जैसे इंटरेस्ट रिसीव। अब मैं ये नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहा हूं, जैसे मान लो इंटरेस्ट रिसीव, जैसे बैंकिंग कंपनी है वो भी कैश फ्लो बनाती है, तो वो इंटरेस्ट रिसीव जो करेगी वो इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं माना जाता, उनके लिए ऑपरेटिंग का पार्ट माना, तो मैं उस पर भी जा ही नहीं रहा, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं। सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है तो डिडक्ट होगा ना? देखो सिक्योरिटी प्रीमियम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, क्योंकि हम पीएनएल को इनकम या पीएनएल में कभी दिखा देते हैं, दैट्स वाई हमें ऑपरेट, अगर दिखा दिया है, वैसे तो दिखाते नहीं है, अगर दिखा रखा है मिस्टेकली पीएनएल में दिख जाए तो हम ऑपरेटिंग में ऐड कर देते हैं और फिर फाइनेंसिंग में माइनस कर देते हैं। इसलिए मैंने यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम का लिख दिया है, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। अगर आपको पीएनएल के अंदर, इसके अंदर दिखे, पीएनएल के अंदर दिखे, तब इसको ऐड लेस कर देना उठा के। जैसे आपका इंटरेस्ट रिसीव हो गया, रेंट रिसीव हो गया, और क्या हो सकता है? डिविडेंड रिसीव। हमने कहीं इन्वेस्ट भी तो किया हो सकता है, डिविडेंड रिसीव। तो ये सब हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे अपने नेट प्रॉफिट में। लेकिन हर किसी का एक अपना प्लेस है, कहां लेस होगा, ऐड होगा। जब मैं फॉर्मेट पूरा लिखवाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए सर, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर दो बातें हो सकती हैं, करंट एसेट्स के अंदर दो बातें हो सकती हैं, या तो ऐड भी कर सकते हैं और लेस भी कर सकते हैं। अब करंट एसेट्स के अंदर अगर बिजनेस के लिए बैड है तो हम उसको ऐड कर देंगे, अभी मैं समझाऊंगा जब स्टेटमेंट बनाऊंगा। और अगर बिजनेस के लिए गुड है तो हम माइनस कर देंगे। सर ये क्या बता रहे हो? मैं बताऊंगा। अब बैड और गुड हम हमेशा मानते हैं कि अगर हमारा एसेट्स बढ़ रहा है तो हम उसको गुड मानते हैं, बढ़िया है, एसेट्स आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया एसेट्स आए जा रहा है। और एसेट्स जब डिक्रीज होने लगता है तो बोलते हैं बैड है। तो अगर करंट एसेट्स हमारा इंक्रीज हो रहा होगा तो उस केस के अंदर हम माइनस करेंगे, और डिक्रीज हो रहा होगा उस केस में हम ऐड कर देंगे। इसको बायोलॉजिक फॉर्मेट बनाऊंगा तो मैं समझाऊंगा, अभी इतनी जल्दी मैं क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा। और इंक्रीज, सेम ऐसे अगर हम बात करें करंट एसेट्स में भी, लाइबिलिटी में भी, या तो आप क्या कर सकते हो? प्लस, या क्या कर सकते हो? माइनस। अगेन फॉर्मूला वही, अगर बैड है तो प्लस और गुड है तो हम माइनस। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेंगे। जब मैं फॉर्मेट बनाऊंगा तो बताऊंगा सर बैड कब होगा? जब ये इंक्रीज होगा। और गुड कब होगा? व्हेन, है ना? देखो एसेट्स तो बढ़ेगा तो गुड है, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो बैड हो जाएगा ना, तो इसलिए बोला जब इंक्रीज होगा लाइबिलिटी तो हम प्लस कर देंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए आपको यही पूरा का पूरा एक सिनेरियो जंजाल जो बताया यही समझना होता है। कुछ चीजें ऐड, कुछ चीजें लेस होती है, इससे ज्यादा होता नहीं है कुछ। अब हम बात करते हैं सर किस किस पे एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। ज्यादातर जो एडजस्टमेंट देखने को मिलने वाला है वो मैंने स्टार मार्क लगा दिया, और आपका इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, बड़े ध्यान से नोट करिएगा, थोड़ा सा मिक्सड अप सा लगेगा, लेकिन आपके पास स्पेस होगा तो एक पेज पे कर लीजिएगा एक चार्ट को नोट। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं तो यहां पे सिंपल हम ऐड और लेस के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं सर? तो जब मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करता हूं तो यहां पे भी हम दो ही चीजें करेंगे, या तो प्लस करेंगे भाई या तो माइनस करेंगे, या तो प्लस करोगे या माइनस करोगे। सर प्लस कब करते हो? यहां पे हमारा एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, दैट इज इनफ्लो। अगर आपका इनफ्लो होगा तो प्लस, और अगर आउटफ्लो हुआ
तो माइनस। सर ये समझ में नहीं आता, हमें इनफ्लो और आउटफ्लो आप अपनी भाषा में बता दो। वेरी सिंपल, कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हैं तो आपके पास जब पैसा आता है तो आप प्लस कर दोगे उस स्टेटमेंट के अंदर जो भी सीखेंगे, और जाएगा तो माइनस कर दोगे। तो इनकेस आप एसेट्स को क्या करते हो, सोल्ड करते हो, कोई भी एसेट्स आप क्या करोगे, दैट इज सोल्ड करोगे, तो आपका इनफ्लो होगा ना, एसेट्स बेच दोगे तो आपका इनफ्लो हो जाएगा, पैसा आएगा तो प्लस कर दोगे। और कोई भी एसेट्स आप क्या कर लोगे, परचेज कर लोगे। अगर आपने एसेट्स क्या करा, परचेज कर लिया, एसेट परचेज कर लिया, तो वो किसका पार्ट माना जाएगा, आउटफ्लो स्टेटमेंट में माइनस कर देंगे। इन्वेस्टिंग में बहुत कुछ है नहीं बताने को। हाँ, कुछ बातें मैं नोट में लिख देता हूं कि इनकेस नोट, अगर हमारा गुडविल एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो हमारा वो इन्वेस्टिंग इंक्रीज, देन इट विल बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। अगर ये इंक्रीज हुआ तो किसका पार्ट माना जाएगा, जैसे मैंने देखो गुडविल यहां भी लिखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तो लेकिन रिटर्न ऑफ ये क्या हो रहा है, यहां पे डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस होता है तो ऑपरेटिंग का पार्ट होगा, बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ने का मेन रीजन हम मानते हैं, अजम्पशन लेते हैं कि हमने क्या करा होगा, खरीदा होगा। समझ में आई बात आपको, हमने खरीदा होगा। सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव, ठीक है। लास्ट सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें हम, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी हम चेक करेंगे इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अगर हम इनफ्लो की बात करें, और आउटफ्लो, कब इनफ्लो होगा भाई, जब हम लोन लेंगे, जब हम क्या करेंगे, लोन, जब ये इंक्रीज होगा ये प्लस होगा, जब प्लस होगा तो इनफ्लो और माइनस होगा तो आउटफ्लो। सर एग्जांपल इसके भी दे दो, सिंपल सी बात है ना, शेयर इशू कर दो, लोन ले लो, यानी जब ये लोन टेकन करोगे, जब आप शेयर इशू करोगे तो इनफ्लो होगा, शेयर बेचूंगा पैसा आएगा, लोन लूंगा पैसा आएगा, तो वो इनफ्लो है इसलिए इसमें ऐड हो जाएगा। और आउटफ्लो कब होगा, जब आप लोन का रीपेमेंट करोगे, जब लोन का क्या कर दोगे आप, रीपेमेंट करोगे, लोन का रीपेमेंट, लोन का रीपेमेंट करोगे, या फिर नंबर 2 आप बायबैक करोगे। मैं छोटे से एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पे, इसकी वजह से हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो होगा और जो हम लेके चलेंगे। ओवरऑल मैंने एक थॉट डेवलप किया है यहां पे कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट जब करेंगे तो क्या ऐड होगा और क्या लेस होगा, और क्या दिमाग में रख के हम ऐड या फिर लेस करेंगे, और किस एक्टिविटी में जाएगा। तो बोलो कितने एक्टिविटी, 3, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए पूरा P&L चाहिए, लेकिन हम एक ऐसे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को भी लेंगे। अच्छा एक बात और नोट लिखना है मुझे, करंट एसेट्स में हम और करंट लायबिलिटी में हम 2 चीजों को नहीं मानेंगे, एक तो कैश बैंक को करंट एसेट्स का हिस्सा नहीं मानेंगे, और करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को नहीं मानेंगे हम, ठीक है। एक और नोट लिख देता हूं मैं यहां पे, नोट, जनरल नोट। इंक्रीज होगा तो हम पैसे देके खरीद रहे हैं गुडविल, तो माइनस हो जाएगा ना, मैंने माइनस में लिखा है ना, है अच्छा ये माइनस हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा, ये लो नोट लिख देता हूं, कैश एंड बैंक इज पार्ट ऑफ कैश and cash equivalent, not part of current asset for this chapter, this chapters। इस चैप्टर के लिए आप इसका हिस्सा बिल्कुल भी नहीं मानेंगे,
ठीक है, और दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कंफ्यूजन ना हो जाए, लिख देता हूं पूरा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसलिए हम ऑपरेटिंग का पार्ट इसको नहीं मानेंगे। रीजन भी दूंगा मैं क्यों ऐसा हुआ। यहां तक थोड़ा थोड़ा मैं मान के चल रहा हूं, जितना पढ़ाया अगर आपको उसमें से 25% भी समझ आ रहा है तो आप बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहे हो। घबराने वाली बात ही नहीं है, मैं 100% की बात ही नहीं कर रहा। जब मैं बोल दूंगा कि आपको अब पूरा समझ में आ जाना चाहिए, तब समझना कि अब भी नहीं आ रहा यार, तब तो प्रॉब्लम है। वॉइस क्लियर आ रही है ना, एक बार चेक करना वॉइस को, क्योंकि कई बार नॉइस आ जाता है। मेरे पास वो वाला माइक है नहीं, आज ही अरेंज करता हूं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। सर जीआर में मनी ट्रांसफर होता है? जीआर बस हम डाइवर्ट करते हैं, अभी मैं स्टेटमेंट में सब बताऊंगा, सब क्लियर कराऊंगा। मैं वो काम करूंगा ही नहीं कि मैं लेके आगे बढ़ जाऊं और समझ में आए नहीं आए चैप्टर खत्म कर दूं, वो काम नहीं होगा यहां पे। आइए सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट पे आ जाते हैं। आपको भी इसी हिसाब से बनाना होगा कंटिन्यू। आज आप सिर्फ फॉर्मेट नोट करेंगे, फिर इसको हम समझ भी लेंगे, या अगली क्लास में ही फॉर्मेट करूंगा? बताइए, आज ही मैं फॉर्मेट भी करा दूं फिर समझाऊंगा, या अगली क्लास में? अगली क्लास मतलब कल ही। कल स्कूल कॉलेज है क्या? कॉलेज चल रहे हैं? इंटरनल कौन से चल रहे हैं? असाइनमेंट। क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूं ना, अभी तो इतनी बातें समझाई है, क्योंकि जब तक मैं ये फॉर्मेट और फॉर्मेट के साथ एक क्वेश्चन ना करा दूं, तब तक वो आपको मतलब एक लिंक नहीं बनेगा। अगर मैं आज फॉर्मेट करा दूं और फॉर्मेट समझा दूं तो मन में एक रहेगा यार क्वेश्चन हो जाता तो बढ़िया रहता है ना। फॉर्मेट भी किया, उसको समझ भी लिया, उससे क्वेश्चन भी किया, तब लगेगा हाँ आ गया। ठीक है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं पहले जितना कराया है ना, इस वीडियो को आप नोट करिएगा। ठीक है, मैं कल सुबह, आप लाइव ले पाओगे तो ले लीजिएगा, नहीं ले पाओगे तो कोई बात नहीं। कल सुबह 9 बजे फिर से मैं इसके आगे का कंटिन्यू पार्ट करूंगा और कल ही खत्म करूंगा मैं सुबह मॉर्निंग में। क्लियर है ना सबको? आप पहले ये पूरा पूरा अच्छे से एक बार रिकॉल करिएगा, नोटिंग करिएगा। कल सुबह 9 बजे मैं क्लास लेने जा रहा हूं। 9 से 9:30 बजे मैं ले लूंगा, क्लास स्टार्ट कर दूंगा, और 9 से 10 हो जाए, 11 हो जाए, देन मैं इसका एक पूरा फॉर्मेट और इसका फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं पूरा का पूरा आपको समझा दूंगा, जिससे कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक है सर? सर वही कॉलेज है, पल्लवी सिंह। वो रिकॉर्डेड मिल जाएगा। अगर उस टाइम पे 9 बजे लेक्चर नहीं हुआ तो क्लास देख लीजिएगा, मैं तो यही कहूंगा। बताइए क्या कहते हैं? क्योंकि अगर मैं अभी फॉर्मेट करूं और फिर फॉर्मेट पूरा समझाऊं 1 घंटा, और फिर क्वेश्चंस करूं 1 घंटा, 2 घंटे अभी और लगेंगे अलाइन करने में, तो कहीं 3 घंटे में फिर आप बोल दो बीच में कि सर बोर हो गए, तो फिर वो खत्म हो जाएगा, जो इंटरेस्ट होगा ना वो खत्म हो जाएगा। और कल अगर मैं 2 घंटे ले लूंगा तो एक साथ तो चल जाएगा मेरे समझ से। तो अभी आपको 3-3 घंटे पढ़ने की आदत है नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं ये क्लास कल सुबह 9 बजे कंटिन्यू करने जा रहा हूं, और इसके अंदर फॉर्मेट को पूरा समझाऊंगा और इससे रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके, जिसमें एडजस्टमेंट नहीं होगा, पूरा का पूरा आपको करके दिखाऊंगा, और फिर आपको समझ में आएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को कैसे करने हैं। उसके बाद का एजेंडा रहेगा कि सारे एडजस्टमेंट को मुझे एक्सप्लेन करना होगा, जैसे फाइनल अकाउंट में मैं कर रहा हूं, सारे एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करूंगा, फिर बुक के और 10 ईयर के सीधा सीधा क्वेश्चंस हम इसके अंदर देखेंगे। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर। और फाइनल अकाउंट जरूर कर लें। आप ऐसा मत सोचे कि जब मर्जी कर लेंगे, वो रह जाएगा तो रह जाएगा। सारा का सारा टॉपिक अपलोड हो रहा है, और कल होपफुली मैं 3-4 क्लासेस और उसके अंदर अपलोड कर दूंगा, तो पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट जरूर करिएगा।
तभी आगे समझ में आएगा। इसके बाद अगला चैप्टर जो है वो जब भी स्टार्ट होगा तब देख लेंगे, ठीक है ना। टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं हम अगली क्लास में।